Hello everybody, this is Dr. Indu Sadhwani and I am here to share with you the paper of AIBE 17 with answers. Part 1 has already been uploaded and it covers 1 to 25 sections, and in this video we are continuing part 17 itself from question number 26. So let us continue. The National Consumer Disputes Redressal Commission under Consumer Protection Act 2019 shall have the jurisdiction to complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceed rupees, or in Hindi it is उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो विवाद के निवारण के लिए माल और सेवाओं के प्रतिफल के रूप में आयोग को कितनी राशि की शिकायत निवारण का अधिकार है। ऑप्शंस है 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 करोड़। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश की अपील कहाँ होती है? या अंडर सेक्शन 41 of Consumer Protection Act 2019, an appeal from the order of District Commission lies to State Commission, Consumer Tribunal, National Commission or High Court. So the correct answer to this question is option A, that is State Commission. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त इनमें से कौन सी है? कि वह पिछले 182 दिनों, 180 दिनों, 181 दिनों या 360 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 182 दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने ये मकान 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से जो 14 लाख का लाभ प्राप्त हुआ वह इनमें से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूला जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही उत्तर है 29 का ऑप्शन ए, पूंजी लाभ से, या in English, income from capital gains. Next question is, a person who has ultimate control over the affairs of the factory under Factories Act 1948 is called as occupier, managing director, chairman और मैनेजर, या अधिभोगी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिभोगी या जिसे कहेंगे ऑक्यूपायर। नेक्स्ट है, इफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज more than 1000 workers, they should appoint qualified blank to carry out the prescribed duties. अर्थात यदि फैक्ट्री में 1000 से ज्यादा कामगार नियोजित किए जाते हैं तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इनमें से किसे नियुक्त करना चाहिए और किस अधिकार हेतु अर्हता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए? सुरक्षा अधिकार, कल्याण, विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरक्षा अधिकार या सेफ्टी ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी या सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट है,
B. The proprietor of a newspaper publishes at A's request a libel upon C in the paper and A agrees to indemnify B against the consequences of publication and all costs and damages of any action in respect thereof. B is sued by C and has to pay damages and also incurs expenses. Decide in the light of Section 224 of Indian Contract Act 1872. A is not liable to B upon indemnity. A is liable. A is not liable to C upon indemnity or none of these. ये है प्रश्न. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है. अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत क्या कहलाएगा इनमें से? तो वह उप एजेंट कहलाएगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. In English, here it is. A person whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the express or implied authority to name is called subagent, substituted agent, agent, or procured agent. So the answer is subagent. Next है, एक खालिस्तान निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर जो की गई हो उसे मान्य किया जा सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार के विपरीत हो. या a blank injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which could be contrary to the rights of the plaintiff. Temporary, perpetual, both, or none of these. So the right answer to this question is option B, perpetual. According to Specific Relief Act, Section 5, Act number is 1963, year, a person is entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided in which of the following act? The correct answer is the Code of Civil Procedure 1908. Next is, where the mortgagor delivers possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rents and profits occurring from property in lieu of interest or in payment of the mortgage money, the transaction is called blank mortgage. So, the right answer is option D, that is usufructuary mortgage. जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को दे देता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति अर्जित
से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, तो ऐसा लेन देन जो है वो भोग बंधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनोज मेसर्स सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है, जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से अलग अलग आपूर्तियां की हैं, जिसका विवरण यहाँ पर मौजूद है। अब प्रश्न ये है, श्री मनोज को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? ये चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में जहां पर भी संव्यवहार हुआ है, ऐसे किसी भी राज्य में पंजीकरण कराया जा सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए जो प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है वो कौन सा है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम में लिखित नहीं है? तो बिलिंग रसीद जो है वो परक्राम में लिखित नहीं। नेक्स्ट है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना में मुआवजा पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 इज द नेम ऑफ द एक्ट। इसके तहत इनमें से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? ये चार पॉइंट्स में संभावित उद्देश्य बताए गए हैं। इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको एबीसीडी में से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य खालिस्तान के अलावा कोई भी व्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी विशिष्ट व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। इनमें से कौन से आईपीआर के प्रकार नहीं है? तो ऐतिहासिक संकेत आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक संपदा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरी बेबी बनाम धर्मोदास घोष, जो एक लीडिंग केस है। नेक्स्ट है, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत इनमें से कौन सी घोषणात्मक टिप्पणियों के संबंध में सही है? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, इनमें से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर विधि है और इसके लिए यदि किसी भी मौलिक अधिकार को भंग किया जाता है तो वह शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ का नाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, भारत में समान नागरिक संहिता क्या है? क्या ये मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, सरकारी नीति है या संवैधानिक अधिकार? तो ये नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल खाली स्थान या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। फोर्टी नाइन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या या जो बेंच होती है उसमें बैठने वाले न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी 5। थैंक यू सो मच गाइस।